नमस्कार दोस्तों, यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप नए हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट पे जाएं और पहले वीडियो से आप फॉलो करना शुरू करें, तब यहाँ तक आएँ तब आप ये समझेंगे कि कितनी चीज़ें सारगर्भित तरीके से और कितने सीक्वेंस से आपके पास तक एकदम मुफ्त पहुँचाई जा रही हैं। शुल्क के तौर पर केवल आपसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये अच्छी चीज़ें और मुफ्त चीज़ें ज़्यादातर लोगों के पास तक पहुंच जाएं और जब परीक्षा हो तो ये समझ में आए कि हाँ, किसी ने कुछ ऐसा दिया था कंटेंट जो पूरा मतलब परीक्षा में मिल ही गया है, बिल्कुल सामने रखा हुआ है। इस बात का तो बिल्कुल प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आज क्या करेंगे, क्रिया के विषय में पढ़ेंगे हिंदी में कि क्रिया क्या होती है। और क्रिया हम जानते हैं क्या होती है, जब किसी काम को किया जाता है तो उस करने के भाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए कैसे कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब आप समझो कैसे, देखिएगा कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। रश्मि को दौड़ना पसंद है, ठीक है ना। तो दौड़ना क्या है, जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, दौड़ा जा रहा है, ये काम हो रहा है। तो दौड़ना क्या हो गया, दौड़ना शब्द क्या हो गया, क्रिया, क्योंकि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक काम हो रहा, कौन सा काम हो रहा है कि दौड़ लगाई जा रही है, दौड़ा जा रहा है, वो काम हो रहा है। इसी तरीके से अमित का टीम में क्या है, खेलना निश्चित है। तो खेलना क्या है, खेलना भी एक काम है, ठीक है। जब अमित टीम में जब होगा तो क्या निश्चित है कि वो क्या काम करेगा टीम के अंदर, वो खेलेगा उसके अंदर। बात आई नहीं समझ में। तो खेलना शब्द क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसी तरीके से विनोद को सूरत जाना है, ठीक है। तो जाना, आना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। सीधी सी बात है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। और आजकल जो परीक्षाओं में ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को हमें फॉलो करते हुए ये चीजें हमें देखनी है कि परिभाषाओं के आधार पर भी प्रश्नों को परीक्षा में रखा जा रहा है। सीधा सीधा वो दे देगा क्वेश्चन के अंदर कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो शब्द कहलाते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तब आपका आंसर क्या होगा, क्रिया आपका आंसर होगा। तो ये जो परिभाषाएं हैं इन्हें केवल इस सेंस में नहीं पढ़ना है कि यार यूट्यूब में ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि ये बता देंगे हम बहुत भारी कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। ये भी एक माइंडसेट हो जाता है किसी भी वीडियो को देखने के पहले या किसी भी क्लास को पढ़ने के पहले, और हम उसमें इस पशोपेश में लग जाते हैं, यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये सब खुराफात की बातें बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधा सीधा लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं आपको अक्षरशः कंठस्थ करना है, उसके पहले आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परिभाषा क्या है क्रिया की, और उसके उदाहरण किस प्रकार से देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि इसके अंदर क्रिया शब्द क्या है। अब ये पूरा मतलब क्रिया क्या है, एक बीज है और इसकी कई सारी शाखाएं हैं, पूरा वृक्ष है ये। तो उस पूरे वृक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। आगे देखिए कि धातु। अब धातु क्या है, धातु से क्रिया बनती है। तो धातु क्या है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहें दौड़, तो दौड़ हो गया मूल शब्द। अब दौड़ से दौड़ता है, दौड़ते हैं, दौड़ रहा है, दौड़ेगा, दौड़ा था, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमने क्रिया बना दी। तो मूल शब्द क्या हो गया, दौड़ हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से जा अगर इसमें लिखा हुआ है तो जा का मतलब क्या है, जाना, जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे हो गए। और खेल से क्या हो गया, खेलना, खेलेंगे, खेला था, खेलते हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ये सब क्रियाएं हो जाएंगी। और जो मूल शब्द है उस शब्द में, क्रिया शब्द में जो मूल शब्द है जिसे पकड़कर हम कई प्रकार की क्रियाएं बना सकते हैं, कई प्रकार के कालों में परिवर्तित करके क्रियाएं बना सकते हैं, वो मूल शब्द क्या कहलाता है, धातु कहलाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर संस्कृत में अगर हम बात करेंगे, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि धातु क्या है, पढ़ धातु है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में धातु क्या है, तो संस्कृत में धातु क्या है, पठ धातु है, ठीक है। हिंदी में क्या है, पढ़ता है, पढ़ा था, पढ़ेंगे, पढ़ रहा है, इस तरीके से।
और अगर संस्कृत में अगर हम बात करेंगे धातु, तो धातु के रूप क्या होंगे? पठति पठता, पठंती पठसी पठता, पठत पठामी पठावा पठामा। ठीक है, इस तरीके से लट लकार के हो गए। ऐसी कई सारी लकारें होती हैं, लट लकार है, विधिलिंग लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को अगर जब हम संस्कृत के सेंस में पढ़ते हैं तो हम उस सेंस में पढ़ते हैं, जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। बात आई नहीं समझ में? तो संस्कृत को इसमें हमें बीच में बिल्कुल भी मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। समझने के लिए अगर आपको पहले से संस्कृत आती है तो आप थोड़ा बहुत उसका कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन कई चीजें यहाँ पर एकदम भिन्न है। वो बात अलग है कि आधार हमारी देवभाषा संस्कृत ही है, लेकिन हिंदी के अंदर जब हम व्याकरण को पढ़ेंगे तो हम हिंदी की तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ परिवर्तन इसके अंदर होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि धातु के अंत में ना जोड़ने से निर्मित शब्द क्रिया का साधारण रूप कहलाता है। साधारण रूप, दौड़ से दौड़ना, जा से जाना, खेल से खेलना, पढ़ से पढ़ना। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जब ना हम लगा देते हैं तो वो क्या है? क्रिया का साधारण रूप है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पर आधारित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको कोई समस्या ना आए। तो आपको क्रिया समझ में आ गई कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। और धातु क्या है? वो मूल शब्द जिससे क्रिया शब्द निर्मित होते हैं, वो क्या कहलाती है? वो धातु कहलाती है। और धातु पर कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि मूल शब्द धातु के, मतलब क्रिया का मूल शब्द क्या कहलाता है? तो वो धातु कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा पर आधारित सैकड़ों बार प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया के भेद की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे भी हम लोग जो आपने पढ़े हैं साधारण तौर पे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम रचना के आधार पर अगर हम देखें तो एक हो गया आपका रूढ़ या मूल क्रिया और एक हो गया आपका यौगिक क्रिया। ठीक है, और इनकी आपको संख्या भी याद करनी होती है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले ही। ठीक है ना, कि संख्या जरूर आपको याद करनी होती है। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हो गए। किस प्रकार के? रूढ़ या मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है ना, जैसे हमने आपको शब्द बताए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, हमने इस तरीके से बताए थे। ऐसे ही इसमें योग रूढ़ ना होकर बस रूढ़ है, और यौगिक और रूढ़ का मतलब मूल होता है। जहां भी रूढ़ आ जाए आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपसे कहे कि रूढ़ गुणनखंड छांटिए, तो रूढ़ गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या में उन्हें आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि 14 के रूढ़ गुणनखंड छांटिए, तो आप करेंगे 2 और 7, ये कर देंगे ना। यानी कि अब इनसे छोटा इन्हें हम नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए? ये मूल रूप हो गए कि नहीं हो गए? बात आई समझ में? तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ये सब अभाज्य संख्याएं कहलाने लगती हैं। हिंदी में रूढ़ का मतलब क्या होता है? कि जिन्हें हम फिर तोड़ ना सकें, जो अपने स्वरूप में बिल्कुल से अपनी प्रथम अवस्था पर पहुंच जाए, उससे छोटा हम उसे कर ही ना सके, वो रूढ़ होता है। यही हम लोग शब्दों में सीखते थे। ठीक है ना, कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? कि जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, मतलब सार्थक हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। उसी तरीके से इसमें रूढ़ या मूल क्रिया है और यौगिक क्रिया है। ठीक है ना, तो रूढ़ जहां भी आ जाए आपको ये समझना है कि वो अपने मूल रूप में होगा। और यौगिक का मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर किसी न किसी चीज का मेल हो रहा है, किसी न किसी चीज का योग हो रहा है। ठीक है, देखिए रूढ़ या मूल क्रिया, जो क्रिया दूसरे शब्द से ना बनी हो, जैसे आना, जाना, खाना, हूं, है, थे, था, इस प्रकार के जो भी हैं, जो दूसरे शब्दों से नहीं बने हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गए? रूढ़ या मूल क्रियाएं हो जाती हैं ये सारी। अभी हम रूढ़ का हम आपको मतलब बता ही चुके थे। तो जब भी इस प्रकार की क्रिया आपको मिले कि आना, जाना, खाना, हूं, है, थे, था, ये सब क्या हो गए? रूढ़ या मूल क्रिया हो गई बिल्कुल से, कि इन्हें हम तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये अन्य शब्दों से बने ही नहीं है। मिलके जब अन्य शब्दों से बने नहीं तो हम इन्हें तोड़ेंगे क्या? ठीक है, अब यौगिक क्रिया की अगर हम बात करें तो उसने उल्टा बोल दिया वही, कि जो अन्य शब्दों या प्रत्यय जोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने में तो प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं और अन्य शब्द भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे आ जाना, चले जाना, इसमें क्या है? हमने क्या किया? शब्द जोड़ दिया, इसमें शब्द जोड़ा जा रहा है। सिखाना, तो इसमें क्या है? हमने प्रत्यय जोड़ दिया ना। पढ़ाना, इसमें क्या किया? हमने प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो मूल और यौगिक क्रिया भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोग ये देखेंगे कि अब जो परंपरागत तरीके से जो चीजें पूछी जाती रही हैं आज से 5 साल 6 साल पहले,
उनसे ऊपर उठकर प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा ऊंचा किया जा रहा है, तो आपको अपनी पढ़ाई का स्तर भी थोड़ा सा ऊंचा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यौगिक क्रिया के भेद पूछ रहा है। भाई मूल क्रिया को तो हम बांट ही नहीं सकते, तो हम उसके भेद क्या करें। यौगिक क्रिया चूंकि कई प्रकार से मिलके बनती है, तो उसके भेद कर दिए गए। उनमें से हम देख रहे हैं कि एक है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया और एक है आपकी संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना है। कहा जाए कि यौगिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये संख्या आपको याद रखना है, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना है। अब आप देखो कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है और शब्दों को, वाक्यों को पढ़कर उनके क्रिया शब्दों में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इससे हम ये समझ जाते हैं कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है या किसी से करवा रहा है। जैसे मान लो लिख दे, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, ठीक है ना। अब कोई आपसे बोले कि राम पत्र लिखता है और दूसरा व्यक्ति आपसे कहने लगे कि यार देखो राम कितना आलसी है, खुद पत्र नहीं लिख पा रहा, तो आप कहोगे कि भैया उसमें लिखा है राम पत्र लिखता है, यानी कि वो स्वयं लिख रहा है ना। राम क्या कर रहा है? स्वयं लिख रहा है पत्र, स्वयं पत्र लिख रहा है। बात आई ना समझ में। अब अगर इसी में कहा जाए कि राम पत्र लिखवाता है, लिखवाता है, तो यहां पर हमें क्या शब्द मिला? लिखवाता। ऊपर क्या मिला था हमें? लिखता। नीचे हमें क्या मिला था? लिखवाता। तो लिखवाता का मतलब क्या हो गया कि राम की प्रेरणा से कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, राम लिखवाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो हम कहें, अगर हिस्ट्री में हम चले जाएं कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलियम बेंटिक ने खुद समाप्त किया। अब कहा जाए कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करवाया, तो यहां पे क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि राजा राममोहन राय ने खुद समाप्त नहीं की, उन्होंने उसे समाप्त करने के लिए प्रयास किए और उनके प्रयासों का प्रतिफल था कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बात आई ना समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजा राममोहन राय के विषय में जब हम सती प्रथा समाप्त करने के विषय में हम बात करेंगे, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है ना, कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करवाया और विलियम बेंटिक ने समाप्त किया। ठीक है ना, तो उसने स्वयं समाप्त किया, लेकिन राजा राममोहन राय की प्रेरणा से समाप्त किया। बात आई ना समझ में। तो राजा राममोहन राय के लिए हमने कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया? प्रेरणार्थक क्रिया का इस्तेमाल किया। तो इतिहास के फैक्ट से आपको ये वाला पॉइंट एकदम से समझ में आ गया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ठीक है ना। अब आप समझो, उदाहरण इसके और देख लो। अतुल ने श्रेया से पत्र लिखवाया। देखिए वही वाला उदाहरण आ गया जो अभी हमने आपको बताया था। राजीव ने सुरेश को जगाया। बात आई ना समझ में। राजीव ने सुरेश को जगाया। तो अब आप इसमें एक चीज देखो, आप कहोगे कि इसमें तो अतुल ने दूसरे से काम करवा लिया, ठीक है, लिखवाया। आप कहोगे यहां तो राजीव ने खुद ही काम किया। तो राजीव ने सुरेश को जगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव की प्रेरणा से सुरेश जाग गया। तो जागने का काम किसने किया? जागा कौन? सुरेश जागा। बात आई ना समझ में। तो ये वाक्य ऐसे होते हैं जो लोगों को परीक्षा में कंफ्यूज कर देते हैं। यहां पे तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अतुल ने श्रेया से पत्र लिखवाया, तो पत्र लिखवाना हमें एक काम दिखाई दे रहा है। लेकिन राजीव ने सुरेश को जगाया, तो जागा कौन? सुरेश। बात आई ना समझ में। राजीव की प्रेरणा से सुरेश जागा। अगर कहा जाए सुरेश जाग गया तो वो अपने आप जाग गया, लेकिन राजीव ने सुरेश को जगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव की प्रेरणा से सुरेश जाग गया या जागा। बात क्लियर हो गई ना। तो इसमें इस वाले वाक्य में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काम तो राजीव ने किया, राजीव ने काम नहीं किया। राजीव ने क्या किया? सुरेश को प्रेरणा दी, और जागने का काम किसने किया? सुरेश ने किया। बात आई समझ में।
तो ऐसे वाक्यों पर भी हमें अपनी नजर बना के रखनी होती है। जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए संयुक्त क्रिया की अगर हम बात करें तो संयुक्त से हमें समझ में ही आ रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है संयुक्त क्रिया। और पहली क्रिया मुख्य होती है, पहली क्रिया इसकी मुख्य होती है और दूसरे उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, तो मुख्य तो ये है पहुंच, पहुंचना भी क्रिया है। और गया जो दूसरा शब्द जो है, दूसरी धातु जो है, ये क्या है, ये पहुंच शब्द से है और ये गम धातु से है। ठीक है ना, जाने से है, जाना धातु से है। मान लो हिंदी में अगर हम बात करें तो दो धातुओं ने मिलकर एक क्रिया बनाई, इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया संयुक्त क्रिया। बात आई ना समझ में? पहुंचना भी एक धातु है और गया भी एक धातु वो क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। तो दोनों अलग अलग धातुओं से बनी है क्योंकि क्रिया शब्द धातुओं से बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। अब इसमें जो पहली क्रिया है पहुंच, ये क्या हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई क्योंकि पहुंचना मुख्य है। और पहुंच गया का मतलब पूरी तरीके से हमने क्या किया, उस पर मोहर लगा दी कि राम विद्यालय पहुंच गया। ठीक है ना, ये चीज है। तो बात समझ में आ गई होगी कि संयुक्त क्रिया किस प्रकार से होती है। और संयुक्त क्रिया के विषय में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 भेद हैं। इसमें काफी कंट्रोवर्सी रहती है। कहीं कहीं आप देखेंगे 12 भेद आपको बताए जाएंगे, कहीं कहीं आपको 11 भेद बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन कई जगह से पूरी छानबीन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि संयुक्त अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि संयुक्त क्रिया के भेदों की संख्या, इनके भेद जो हैं उनके आधार पर प्रश्न तो आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन इनके भेदों की संख्या आज तक परीक्षा में नहीं पूछी गई। संभवतः इसका कारण यही होगा कि इसके जो भेदों की जो संख्या है इसमें कई जगह अलग अलग मत लोगों के होते हैं। बात आई नहीं समझ में? तो हम लोग अपनी क्लास में, अब अगली क्लास में क्या करेंगे कि जो संयुक्त क्रिया के 13 भेद हैं इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास तक। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।